हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों को टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DED-BTC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे CTET और उसके साथ में अदर स्टेट ATs की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की। तो ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड 75th क्वेश्चन हो गया। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर था, अगर आपको जानना है तो भाई पिछला वाला वीडियो देखिए, अगर नहीं जानना है तो यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग जो है वो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिज़ोरम के लोग, गोवा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग या फिर बिहार के लोग? देखिए, अगर बात करते हैं तो भाई गोवा के राज्य के लोग जो हैं अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई मछली, जो समुद्री मछली होती है, उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट गोवा के पास ही जो है वो समुद्री मछली वगैरह ज़्यादा मिलती भी है। तो बिहार के लोग जो है ये सब खाना नहीं पसंद करते हैं। ज़्यादातर आपको वो जो है आपको जो रोटी बोलते हैं ना, गेहूँ वगैरह खाते हुए आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या फिर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत ही अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं या फिर कुतरते रहते हैं? तो दीमक। क्या दीमक के पास दांत होते हैं? आपने देखा है। गिलहरी, इसके पास दांत होते हैं। छिपकली के दांत मैंने तो नहीं देखे। चूहे के भी दांत होते हैं। तो बची और दो ऑप्शन की, गिलहरी हो सकता है या तो चूहा हो सकता है। तो इसमें से जो रियल आंसर है वो कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गिलहरी की, तो गिलहरी जो है वो अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहती है। वैसे कुतरता तो चूहा भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है काटते कुतरते रहती है। और ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गिलहरी के लिए, ना कि चूहे के लिए। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ के करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई भी किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। भाई ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा में क्या होगा? केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी, या फिर अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? तो ये बात करते हैं यहाँ पे बार बार अगर धान की फसल उगाने से जो है खेतों की मृदा जो है बंजर अगर हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि देखिए बंजर होना है डेफिनेट। अगर बार बार आप वो किसी चीज़ से आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन होना डेफिनेट है। तो यहाँ पे जो है वो खेत की जो मृदा होती है वो बंजर होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि निरंतर जो है धान की फसल करते करते खेतों की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, और इसीलिए जो धान की फसल है वो अधिक उर्वरकता लेती है, और खेतों की जो मृदा है वो बंजर भी ना हो, इसके लिए जो है ना एक ही फसल जो है ना बार बार नहीं उगाना चाहिए उस पर। तो क्या होगा, यहाँ पे ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है और बताना कि भाई इसमें से सही कथन कौन सा है। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई जो है हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें जो है वो नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जो है ज़मीन के भीतर जाती है। यानी कि 4 मीटर लंबा है तो इसका जो है इसके गुणे 30, इतना तो ये नीचे जाती है जड़ों में, यानी कि डाउन साइड इन द अर्थ। तो जब तक कि यह पानी न पहुंच जाए, इस वृक्ष के तने जो है इसमें जो है वो पानी जो एकत्रित रहता है, संचित रहता है। यह वृक्ष जो है अबू धाबी में पाया जाता है। तभी इसमें से बताना है कथन कौन कौन से जो है वो अप्रोप्रिएट है, करेक्ट दिए गए हैं। देखिए, ये बात करते हैं अगर रेगिस्तानी ओक की, तो ये एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है ये तो यहीं से कट गया, क्योंकि देखिए अबू धाबी में लिखा है पाया जाता है, जबकि ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बचता है ए, बी और सी ऑप्शन। तो आइए देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक जो है एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई जो है हमारे कक्षा के लगभग जो है वो बराबर होती है, यानी कि 4 मीटर होती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसकी वृक्ष की जो जड़ें वो नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जो है वो नीचे जाती हैं, यानी कि 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है? 3 4 ज़ा 12, ज़ीरो लगाया, 120 मीटर्स तक ये जो है वो डाउन साइड इन द अर्थ जाती है। अब जब तक ये पानी पहुंच ना जाए उसके अंदर तब तक ये नीचे जाती है। ऐसा नहीं कि बस 120 पे जाके वहीं पे रुक जाएगी। ऐसा है कि वहाँ पे भी अगर पानी नहीं मिला तो ये उसके और नीचे जाती है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल ये जो है कथन सही दिया गया है।
अब इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, तो जी बिल्कुल इस वृक्ष के जो तने हैं, जो स्ट्रीम होती है उसमें जो है वो आपको पानी संचित मिल जाएगा। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। यानी ए बी सी, ए बी डी ए, ये यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, यहाँ पे है ए और बी और सी। तो ये तीनों जो है आपके करेक्ट है। अबू धाबी में नहीं, ये जो वृक्ष है वो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो है वो 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। रेलगाड़ी जो है वो 7:45 पे जो है वो मड़गांव से चलती है और अगले दिन अर्थात कि 3 तारीख को जनवरी 2015 में 4:45 में नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी अगर 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है कितनी थी। वही औसत चाल निकालने के लिए हम जो करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कितने, उसकी दूरी कितनी है और दूरी बटे समय हम कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे जो है आपका दिया गया है ऑलरेडी समय, यानी कि देखिए 7:45 पे ये जो है मडगांव से निकली, कितने तारीख को, 2 तारीख को। ठीक, अगले दिन 3 तारीख को ये कब पहुँचती है, 4:45 पे पहुँचती है। ठीक, तो 7:45 में से घटा दो 4:45, कितने आ गए। डायरेक्टली आपके इसको अगर आप घटाएंगे तो 21 घंटे आपको मिल जाएंगे। अब 21 घंटे मिल गए। अब ये 21 घंटे मिलने के बाद इसकी हम अगर औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी थी, 1140 बटे 21 कर दो, इसको दोनों को काट दो, आपका आ गया 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो है 54 किलोमीटर्स, यही आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोनों स्टेशनों के बीच जो समय लगा वो यही था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर पहले भोपाल और फिर रांची यानी कि झारखंड जाता है, भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। भाई देखिए, मैप का ज्ञान आपको होना इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बहुत सही नहीं है मेरी ड्राइंग, तो प्लीज़ यहाँ पे जो है आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए कि ईस्ट कौन सा होता है, वेस्ट कौन सा होता है, नॉर्थ कौन सा होता है और साउथ कौन सा होता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है, तो ये बीचों बीच आता है। और उसके बाद झारखंड किस साइड आता है, तो झारखंड जो है आपके ईस्ट साइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो पहले उसकी दिशा कौन सी होगी। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे नई दिल्ली में जो रहने वाला व्यक्ति है वो भोपाल से अगर उसे दक्षिण दिशा में जाना है यानी कि रांची जाना है, यानी कि मध्य प्रदेश से झारखंड जाना चाहता है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश से उसे किस दिशा में जाना है, तो उसे जो है वो इस ईस्ट दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में जाना है, क्योंकि भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश जिसकी हम बात करते हैं ये जो है झारखंड से वेस्ट साइड में है। अगर झारखंड से देखा जाए तो मध्य प्रदेश वेस्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे पूछा कि भाई हमको जो है मध्य प्रदेश से झारखंड की तरफ जाना है, तो झारखंड यहाँ पे है। अब झारखंड की तरफ जाना है तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ये आपका जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक, ये पूर्व दिशा वाला कोई उत्तर ही नहीं है, पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में नहीं, पहले वो उसको जाने का है भोपाल, भोपाल से जाना है झारखंड यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से झारखंड पकड़ो। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे दक्षिण में है। ठीक, अब दक्षिण ये जो है आपका मतलब बीचों बीच एकदम से भी नहीं है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से वो जो है पूर्व दिशा में, वैसे भी आप देखेंगे पूर्व दिशा से फिर दक्षिण दिशा में तो ये उल्टा ही हो जाएगा, तो और किसी ऑप्शन में यहाँ पे पूर्व दिशा वैसे भी नहीं दिया, तो ये ऑप्शन आपका जो सी है वही आपका अप्रोप्रिएट है, दक्षिण दिशा से फिर पूर्व दिशा में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, क्या वे अंडे देते हैं, क्या वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, या फिर उनके शरीर जो है वो शल्क से ढके हुए होते हैं। तो ये बात करते हैं छिपकली, सांप, गौरैया और कछुए की, तो ये सभी जो है भैया अंडे देते हैं। क्या देते हैं भैया, अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं, जरायुज कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। ठीक है, और जो बच्चे देते हैं उसको हम जरायुज कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है भाई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या फिर पाठों को आनंददायक बनाना, या फिर भाषिक कौशल को बढ़ावा देना।
देखिए बात करते हैं यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन की कहानी और कविता का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए संदर्भगत जो भी वातावरण है इसकी आवश्यकता तो होती ही है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए जो है वो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को जो है पर्यावरण अध्ययन कराते समय जो है थोड़ी सी जो है सरलता हो जाती है, सहजता हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या हो? बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेगी। बच्चों को जो है वो उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कर सके, ये पता करके भाई उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, या फिर जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की एक्टिविटी का जो है वो आयोजन कर दिया जाए। ये सबसे बेस्ट तो यही होगा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को अगर जल भाव यानी कि जल का अभाव इस विषय में अगर समझाना है तो सबसे पहले उन्हें जल की महत्ता को बताया जाए, इसके दुरुपयोग से आने वाली परेशानी समस्याओं के बारे में बताना होगा, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में जो है जल की बचत कैसे प्रारंभ कर सकें, ये जो है वो कर पाएँ। तो ये पता करना कि भाई उन्होंने अपने दैनिक जीवन में मतलब रियल लाइफ में आप जल को जो है वो कैसे बचाते हैं, ये जो है इनको पूछेंगे। फिर यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि भाई कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए लेके जाओ। चलो भैया लेके चलते हैं। अब इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए अपनी योजना में हम क्या सम्मिलित करेंगे? क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट और उस स्थान के बारे में तैयार करना कि भाई प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थी के साथ यात्रा से पूर्व साझा कर देना, या फिर जहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर आनंद लेने के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी जो है वो अनुशासित रहे और उस स्थान का जो है वो शांतिपूर्वक अवलोकन करे। ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अगर शैक्षिक अवलोकन यात्रा पे हमको लेके जाना है, तो उस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए अध्यापिका को जो है वो जो भी एक्टिविटीज़ करेगी तो उसकी जो है वो एक शीट तो उसके बारे में उसके पास रहनी चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो शीट जो है सबसे पहले तो वो तैयार करेगी। ठीक, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन में है। उसके बाद प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ जो है उसे यात्रा से पूर्व ही उससे जो है वो साझा कर देगी कि भैया आपको वहाँ जाना है, तो आपके जो है वो लिस्ट बना लो, चाहे तो आपके मन में जो भी डाउट्स है क्लियर करना है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं आप उसे पूछ सकते हैं, डाउट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही विद्यार्थियों के साथ जो है वो शेयर कर देना। ये नहीं कि वहाँ चले गए उसके बाद बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर बुला के बोलना अरे भैया यहाँ पर आओ, आपको ये करने का था, आप ये क्या कर रहे हैं। तो वहाँ नहीं समझाते बैठना है, आपको जो है वो प्री प्लान्ड चलना है। ठीक है, तो घर पे ही मतलब स्कूल वगैरह में ही जो है आपको ये पूर्व यात्रा से पहले ही साझा उनको करना है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक जो है वो उपयुक्त नहीं है। नहीं है पूछा है तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। स्मरण है, प्रश्न पूछना, या फिर न्याय और समानता के प्रति चिंता, या फिर सहयोग। आइए बात करते हैं यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे अगर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में स्मरण रखना जो है वो उपयोगी नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को तो जो है आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, न्याय और समानता के प्रति चिंता दिखा सकते हैं, सहयोग की भावना ये भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन स्मरण रखना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो क्या उपयुक्त नहीं है? तो भाई स्मरण रखना किसी चीज़ का ऐसा कोई बाउंडेशन है, कोई कंपल्सन नहीं है। इस पौधे में पत्तियाँ हैं जिसकी सब्जी की तरह प्रयोग भी लिया जाता है, इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो क्या ये पालक है, क्या ये नारियल है, क्या ये बंद गोभी, या फिर सरसों। बंद गोभी से किस दिन तेल निकला भगवान जाने, पालक से तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। हाँ, इन दोनों की सब्जी तो ज़रूर बनती है लेकिन तेल कभी नहीं निकलता। नारियल की सब्जी भाई बनाने वाले नारियल की भी सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन नारियल के जो है पत्तों की सब्ज़ी तो मैंने नहीं देखा है कभी। सरसों के जो पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी भी बनती है, और सरसों के बीजों का जो है वो तेल भी निकलता है। नारियल का तो तेल हमने देखा ही है, लेकिन इसकी जो है वो सब्ज़ी नहीं बनती है इसके पत्तों की। सरसों जो है इससे जो है वो हम इसके पत्तों से सब्ज़ी बनाते हैं, और इसके बाद में जो इसके बीज होते हैं इससे हम तेल भी प्राप्त करते हैं। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सरसों रहेगा। तो जब इसका पौधा जो है सरसों का छोटा रहता है तो उसकी पत्तियों का प्रयोग हम किस में करते हैं? सब्जियों के रूप में कर लेते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकाल लेते हैं, उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। तो बोलते हैं ना एक तीर दो शिकार।
अगला क्वेश्चन है कि भाई कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन करना है। तो ये जो है एक एल्युमिनियम है, आयरन कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे जो है भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, या फिर आदिवासी लोग जो है ब्रॉन्ज का उपयोग करके हज़ारों वर्षों से ये कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत यानी कि टिकाऊ होती है। तो इसमें से जो सही कथन है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो है आपका इसमें से सही कथन पूछा ए और डी, बी सी, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी डी, कौन सा इसमें से जो है वो अप्रोप्रिएट है? कौन सा यानी कि हम ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ये एक मिश्र धातु है। ठीक, अब मिश्र धातु है तो यहीं पे ये हट जाता है कि भाई ये जो है वो आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व नहीं है, मिश्र धातु है भैया ये। इसमें जो है ना अगर हम देखें तो कॉपर जो होता है, कॉपर होता है आपका यानी कि कॉपर Cu होता है आपका, ये 78% होता है। ठीक, और टीन की अगर हम बात करें, टीन को जिसको हम एसन से दर्शाते हैं, ये होता है आपका 22%। अब इन दो तत्वों से मिलकर जो ये बना होता है तो ये होता है आपका ब्रॉन्ज, यानी कि हम बात करें यहाँ पे कांसे की, जो कि आपकी मिश्र धातु है। अब इसका उपयोग जो है हमने भैया के सिक्के बनाने में करते हैं। सिक्के हो गया, बर्तन हो गया, मेडल वगैरह हो गया, और पानी के जहाज वगैरह जब बनाते हैं तो उसके भाग में भी हम यूज़ करते हैं। अब चांदी के सिक्के हो गए, चांदी का सामान हो गया, और उस पर जो मतलब ऊपर की जो शीट चढ़ाई जाती है चांदी वगैरह के ऊपर, कवर वगैरह जो ये होता है, ये भी इससे जो है वो कांसे से जो है वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, ये भट्टी में कॉपर और टीन को पिघला के बनाते हैं, सही है, क्योंकि कॉपर और टीन के मिश्रण से ये बनता है और ये एक मिश्र धातु है। ठीक, तो पहला उत्तर तो नहीं था, इसमें से बी जो है ये है। कॉपर कितना होता है 78% और टीन जो होता है ये होता है 22% इसमें। आदिवासी लोग जो है ब्रॉन्ज का उपयोग हज़ारों वर्ष से कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो कई हद तक आपका उत्तर जो है वो सही है, क्योंकि आदिवासी लोग जो है ये जब हमारे टाइम का नहीं है, बहुत पहले से वो लोग ये सब यूज़ करते आ रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तु एल्युमिनियम की वस्तुओं की तुलना में हल्की होती है परंतु अधिक जो है वो टिकाऊ होती है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो है वो हल्की होती है और टिकाऊ होती हैं, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि नहीं होती है भाई। स्टील जो है वो स्टील का काम करता है भाई, तो मतलब बोलते हैं ना टिकाऊ और मजबूत, तो स्टील रहता ही है। पर ब्रॉन्ज की वस्तुएं इतनी भी ज़्यादा अधिक एल्युमिनियम की वस्तुओं से हल्की होती है और मजबूत होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी और सी सिर्फ आपका जो इसमें से करेक्ट है, तो बी उत्तर जो है यहाँ पे बी और सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? मतलब पूरा का पूरा ग्रुप दिया है भाई मच्छरों की प्रजातियों का, यानी कि इनका जो पूरा फ्रेंड लिस्ट है वो दिया गया है। आपको बताना है कि सही फ्रेंड लिस्ट इसमें से कौन सी है इनकी। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, या फिर हैजा, डेंगू, मलेरिया, या फिर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, या फिर चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। देखिए अगर मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों की हम बात करें तो इसमें से जो है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये जो है आपका तीनों के तीनों मच्छर से ही फैलते हैं। यहाँ पे अगर मियादी बुखार देखा जाए तो ये मच्छर से नहीं फैलता है। यहाँ पे हैजा जो है वो मच्छर से नहीं फैलता है। यहाँ पे भी हैजा दिया है जो कि मच्छर से नहीं फैलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट था, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, जो कि मच्छर से फैलने वाला है। यानी कि इनकी फ्रेंड लिस्ट में भैया बाधा मत डालो। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया मच्छर से फैलने वाले रोगों का समुच्चय दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पे ये लिखा था कि भाई स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर्स। अब यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी जो है वो 9.7 सेंटीमीटर अगर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? भैया 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। ठीक, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 110 मीटर। अब दो मानचित्र शहरों के बीच की जो दूरी है यहाँ पे बताई गई है। अब इसमें से जो है मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो है वो 9.7 सेंटीमीटर है ना, 9.7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो वास्तविक दूरी है इसको हम 110 इंटू 9.7 मीटर से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1067 जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। ठीक, तो 1.067 किलोमीटर्स, इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो
आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 1.067 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है भाई कि 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया था 1067। अब इसको जो है कन्वर्ट भी तो करना है ना, किलोमीटर में चाहिए ना भैया, तो डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे तो भैया आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.067 किलोमीटर जो है इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी हो गई। ठीक, तो गाइस इस वीडियो में तो बस इतना है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।